एसएससी के एमटीएस लाइव टेस्ट के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में प्रश्नों को पूछा जाता है, यानी आने वाले एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, जो कि जीके के होंगे। एसएससी इनका जो कि एसएससी के अंतर्गत टेस्ट असिस्टेंट होता है ना, उसमें 2006 और साथ में किस तरीके के क्वेश्चन आए से देखते हैं। जादूगुड़ा का संबंध कहाँ से है, किससे है? ठीक है, तो यूरेनियम के खनन से है जादूगुड़ा का संबंध। यूरेनियम से पिच ब्लेड बनाया जाता है जो कि बम विस्फोटक पदार्थों में काम आता है। और इसके बात करें तो झारखंड राज्य में जो कि सिंह भूमि है तथा टाटा नगर के समीप जादूगुड़ा है, तो वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 2017 के अंतर्गत टियर 1 स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रणाली 1 के अंतर्गत पूछा गया था और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा कुचालक परिचालक है। ठीक है, जो ऊष्मा होती ना, ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, खराब चालक है। एल्यूमिनियम, तांबा, शीशा और चांदी। तांबा और एल्यूमिनियम जो अच्छे चालक लगभग हैं, लेकिन शीशा बुरा चालक होता है। यही इसका सही जवाब है। ठीक है, शीशा ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का बुरा परिचालक है। हालांकि इसकी पारदर्शिता के कारण यह विकिरण द्वारा गर्मी संचालित कर सकता है, जो कि प्रकाशिकी के नियमों का पालन करते हैं। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन का जवाब जो है ना, शीशा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पंतन था, अर्थात पहला पंतन कौन सा था? तो पहले ऑप्शन में न्यू, मैंगलोर, मुंबई, नहावा सेवा, और इसका सही जवाब जो है ना, कांडला। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला जो पंतन था वो कांडला था। और स्टेनोग्राफर से ग्रुप सीडी के अंतर्गत इस परीक्षा को पूछा गया था 2012 के अंतर्गत। तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था? पहला पंतन कांडला था। विभाजन के बाद कराची पंतन के पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिमी तट के इस क्षेत्र में एक पंतन की अति आवश्यकता थी। इस पंतन का निर्माण 1950 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एसएससी असिस्टेंट 2017 के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। अर्थात ऊर्जा किस प्रकार से होती है? तो ताप की जो ऊर्जा होती है, ताप ऊर्जा। तो कोयले से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ताप ऊर्जा कहते हैं। एक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा होती है और स्थित ऊर्जा होती है। गति ऊर्जा कौन सी होती है? जो हम लोग चलते हैं, ठीक है, चलते फिरते या जैसे कि हम मूव होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, दौड़ने भागने से, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थित ऊर्जा क्या होता है? जैसे जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है वहाँ पे स्थित ऊर्जा होती है। जैसे कि खींचा हुआ धनुष, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो उस स्थिति में क्या होता है? स्थित ऊर्जा होती है। और प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है? जैसे सौर ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, जो कि एसएससी मैट्रिक स्तरीय 2006 के अंतर्गत आया हुआ था। और कौन सा समुद्र पंतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो राउरकेला स्टील संयंत्र के निकट बताना है। तो जो हल्दिया, विशाखापट्टनम, कांडला जो दे रखे ना, ये गलत है और पारादीप इसका सही जवाब है। ठीक, पारादीप क्या है तो ये डिटेल की क्लास में देखेंगे। और इससे पहले कि हम लोग देखते हैं स्टेनोग्राफर 2005 का क्वेश्चन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्पादन निर्भर किस चीज़ के ऊपर करता है? क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है कि उत्पादन जो होता है ना, किसी चीज़ पर निर्भर करता है। उत्पादन के उपलब्ध कारकों के ऊपर करता है, अथवा दूसरे ऑप्शन में दे रखा उत्पादन के कारकों की दक्षता पर निर्भर करता है। और तीसरे में दे रखा है उपलब्ध प्रौद्योगिकी के प्रकार पर निर्भर करता है, जो कि डी ऑप्शन इसका और सही भी ऑप्शन है। ये कहता है उत्पादन कारकों की मात्रा और गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी की अवस्था के मिश्रण पर निर्भर करता है। यही इसका सही जवाब है।
और उत्पादन निर्भर करता है उत्पादन कारकों, श्रमिकों और कच्चे माल प्रबंधन, ईंधन, राजनीतिक दशा और गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी व्यवस्था के मिश्रण के ऊपर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही इसका जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया एसएससी CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और कर उतने ही निश्चित हैं, कर उतने ही निश्चित है जितने की मृत्यु, क्योंकि और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कहते हैं वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। सही है। बी ऑप्शन कहता है सरकार के पास राजस्व के प्रमुख स्रोत नहीं है, ये भाई गलत है। और कहता है अधिकांश पब्लिक सेक्टर उपक्रम अक्षमता पूर्वक चलाए जाते, ये भी गलत है। और सरकार के बजट संबंधी अपने प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, लगभग सही है लेकिन उतना सही नहीं है। राजकोषीय नीति का संबंध आर्थिक नीति के उन पहलुओं से जो सार्वजनिक बजट के क्रियाशील से उत्पन्न होते, इस प्रकार से करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा सार्वजनिक व्यय 3 महत्वपूर्ण राजकोषीय अस्त्र हैं जिनका प्रयोग सरकार निजी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय प्रबंधन के लिए लाती है, जिसे अर्थव्यवस्था में वांछित परिणाम हो सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कि अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन था उसको किस प्रकार से हमने डील किया, और आगे आने वाली परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आप लोग भी इसी तरीके से इसको डील करेंगे। एसएससी CGL 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है और कहता है कर उतने ही निश्चित हैं, ये तो भाई हो चुका है। और जो कि अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो CPO 2012 में पूछा गया है। सामाजिक वानिकी स्कीम किस पंचवर्षीय योजना, ठीक है, दौरान प्रारंभ की गई? तो 5वीं पंचवर्षीय के जो योजना थी ना उस समय इसे शुरू करे समय था 1976। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि उद्योग आयोग पहल पर प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी समाज के लिए, समाज के द्वारा समाज की भूमि पर वानिकी की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है और LDS, ठीक है, LDS 2005 में आया हुआ था और ये भी हमारा अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। और किस प्रकार से हम लोग देखते हैं नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण आमतौर पर निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण बाजार शक्तियों के मुक्त खेल द्वारा, कॉमर्शियल बैंकों द्वारा, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना उनके द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ना, नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, जिसे CRR भी कहा जाता है। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन अति आवश्यक है, IMF से रिलेटेड है, जो कि एसएससी CGL 2005 में आया हुआ है और थोड़ा अप लेवल का है। IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी? तो नंबर 1 पे है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रचार करना। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रचार करना, व्यापार संतुलन में वैषम्य को कम करना। अगला है प्रतिस्पर्धा विनिमय मूल्यह्रास को कम करना। तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? जो कि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रचार है ना, यही रॉन्ग है, बाकी सभी ऑप्शन जो है सही दे रखे हैं। IMF मुद्रा कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकास करना, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय जो अदायगी होती ना के संकट के समय असंतुलन की मात्रा एवं अवधि में कम करना। इस समय इसमें 188 सदस्य देश हैं। इसका मूल्यांकन वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका की राजधानी वहीं पर हुआ था। यह
प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है। अक्टूबर 2015 में प्रकाशित WEO में IMF ने वर्ष 2015 के लिए 3.1% की दर से वैश्विक आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाया, जबकि 2016 के अंतर्गत यह अनुमान 3.6% है। तो इस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था को अच्छा क्वेश्चन देखा और अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं। अगला क्वेश्चन जो KLDS 2005 में आया हुआ है और कहता है मांग नियम के अनुसार क्या होता है भाई। मांग नियम के अनुसार क्या होता है, जब आय में वृद्धि होती है तब मांग बढ़ जाती है। जैसे कि आय में वृद्धि होती है तब मांग बढ़ जाती है। अगले जब कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ जाती है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये हो गई तो इसकी मांग पहले 10 थी, अब क्या 90 हो जाएगी। तो ये गलत बात है, पहला भी गलत है। दूसरा कहता है जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत थी ना 100 रुपये से लेकर अब 50 रुपये प्रति लीटर हो गई तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, आदमी ज़्यादा इसका यूज करने लगेंगे। यही इसका सही जवाब है। जैसे खाने पीने की चीज़ जैसे आलू टमाटर इन चीज़ों में जो कीमत होती है ना गिरती है तब उसकी मांग बढ़ जाती है। जब आय और कीमत बढ़ जाती है तब मांग बढ़ जाती है, ये भी गलत है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब निकल के आ गया है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है और जो कि अगला क्वेश्चन है CGL 2011 के अंतर्गत आया हुआ था और आगे आने वाले एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछने की संभावना है। तो देखते हैं डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। डार्विन फिशिंग, ठीक है, मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए, उभयचरों के लिए। तो इसका सही जवाब है डार्विन फिश का प्रयोग जो होता ना पक्षियों के लिए किया जाता है। डार्विन ने गैलेपागोस द्वीप समूह के द्वीप जंतुओं का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने एक प्रकार की चिड़िया जिसे डार्विन फिशिंग के मिलती जुलती किस्में देखी। डार्विन की फिशिंग एक भौगोलिक वितरण का प्रमाण है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं। ये हमारा जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। किसका है, जीव विज्ञान का। और ये काफ़ी बार यह हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। 2013 इसमें दे रखा, लेकिन इससे भी पहले कई बार पूछा गया है। जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत लाल रक्त कणिकाएं होती जो खराब होने के कगार पे होती है, नष्ट पुरानी हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर पाई जाती हैं, प्लीहा इसका सही जवाब प्लीहा के अंतर्गत पाई जाती हैं। अस्थमज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिका जब क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती है तो इसे प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए प्लीहा को कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो इसमें से डार्विन, मेंडल और लाइमार डेवरीज। तो इनमें से मेंडल सही जवाब है, जो कि बी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है और इसे CGL 2017 में भी पूछा गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवांशिकी की नींव रखी, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि CHS 2012 के अंतर्गत पूछा गया था और आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं बे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं, क्या कहलाते हैं। निर्वचक, वैक्सीन, प्रतिकारक, क्रमादेश संग्रहण नेमका। तो प्रतिकारक कहलाते हैं भाई, जो किसी चीज़ को बचाते हैं ना, बेक्रम जो किसी चक्रिका को बचाते हैं तो प्रतिकारक कहलाते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। आनुवांशिकी के नियम प्रस्तुत किसने किए थे। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ भी था, 2016 में पूछा गया था, लेकिन इस क्लास की अभी पूछ लिया था। मेंडल इसका सही जवाब था थोड़ी देर के
पहले हम लोगों ने देखा, तो इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसी कारण इन्हें आनुवांशिकी यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू वैटसन ने वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जोनोटिक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न 2013 के अंतर्गत सीजीएल ने पूछा था। सीजीएल ने क्या कहा था? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? जैसे मस्तिष्क का जो हमारा माइंड होता है, इसका कौन सा भाग है, ठीक है, जो निगलने अंदर खाने के लिए और बाहर उगलने के लिए नियामक केंद्र का काम करता है। तो इसका सही जवाब हो ना अग्र मस्तिष्क जो दे रखा है, प्रामस्तिष्क और पोन्स, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। और मेंडुला, ठीक है, मेंडुला इसका सही जवाब है भाई। मेंडुला जो ऑब्लोंगेटा होता है, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, माइंड के पीछे का भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुचन, ग्रंथि दबाव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण कंट्रोल करना, ये मेंडुला का काम होता है। और मेंडुला हमारे सर के पीछे होता है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? जो हमारे हथियार जो कि आर्मी और सेना इत्यादि जगह यूज होती, जो बारूद, उसका आविष्कार किसने किया था? और इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो एसएससी सीपीओ 2017 के अंतर्गत आया हुआ था। तो रोजर बेकन ने इसका प्रयोग किया था, बारूद का। रोजर बेकन इसका सही जवाब है। बारूद का आविष्कार कब हुआ था? इसका निश्चित समय पता नहीं चलता, पर ऐसा मालूम होता है कि ईसा के पूर्व काल में चीनियों को बारूद की जानकारी थी। रोजर बेकन जो कि 1214 से 1294 ईस्वी के लेखों में बारूद का उल्लेख मिलता है। बेकन ने जिस बारूद का उल्लेख किया था उससे 41.2% पोटेशियम नाइट्रेट तथा कोयले तथा और गंधक के प्रयोग 29.4% मात्रा में थे। परंतु वर्तमान समय में बारूद के मानक मिश्रण में 75% पोटेशियम नाइट्रेट और 15% चारकोल तथा 10% गंधक, जिसे सल्फर कहते हैं, पाई जाती है। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। वह पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहे जाते हैं? ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 में पूछी गई थी इस क्वेश्चन को। तो ईंधन इसका सही जवाब है, जो कि एनसीजी और ये दे रखा है, ये सारा का सारा रॉन्ग है। ऐसा पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्रदान करता है ईंधन कहलाता है। इसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी, सीएनजी, इकोलॉजी आदि सभी ईंधन कहलाते हैं। इस प्रकार से ईंधन की में कम प्रदूषण और अधिक ऊष्मा प्राप्त होते हुए अच्छे ईंधन की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जैसे सीएनजी और इकोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध क्या है? तो दूध को पायस कहा जाता है। एसएससी 2011 ने पूछा, उसी का ये हम इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़रूरी समझे, इसीलिए उठा के लाए। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम्स में पायस जो दूध को कहा जाता है, संभावना है, ध्यान रखिएगा। धातुओं का बह जिससे उन्हें खींचकर तारों से परिवर्तित कर दिया जाता है क्या कहलाता है? जैसे कि एक धातु गोल एक मेटल पड़ी थी, उसके साथ क्या किया जाता है? धातु के साथ, ठीक है, इस धातु को इतना खींचा गया कि एक तार बना दिया गया। ठीक है, तो अब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो तन्यता। ठीक है, धातुओं में तनाव उत्पन्न करने पर ये तार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ये गुण तन्यता कहलाते हैं। जबकि आघातवर्तीयता धातु का वह गुण है जिसे ये दाब द्वारा चादर के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अगला प्रश्न, कैथोड किरण होती है किस प्रकार की होती है? और ग्रेड CD 2000 परीक्षा में स्टेनोग्राफर ने पूछा था। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम
सही जवाब है कैथोड किरणों के लिए इलेक्ट्रॉन की ट्रिम होती है बस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं और लगभग ये आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ ही रहे हैं। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? ऑनलाइन CPU SI और टीयर 3 2017 की प्रणाली 1-2 में पूछा गया था। मीथेन जो होता है ना, गोबर गैस से मीथेन गैस बनती है। गोबर गैस जैव द्रव्यमान जैसे गोबर, मलमूत्र इत्यादि के सड़ने से उत्पन्न होती है। इसके निर्माण हेतु सड़े गड्ढे यानी बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं ना, बड़े गड्ढे में बने टैंक में उक्त पदार्थ भर कर बंद वातावरण में इन्हें सड़ने देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में गोबर गैस जिसका मुख्य अवयव मीथेन है उत्पन्न होने लगती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो सही जवाब देखने से पहले से 2011 ने इसे पूछा था, ये देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा इसका सही जवाब है। और प्रकाश वोल्ट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला जो प्रश्न है देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो चालकता पहले क्या था, चालकता सबसे कम होती नहीं होती है, तो उसका शीशा जो था सही जवाब था, शीशा। और अब आया है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तांबा, चांदी, जस्ता, शीशा। तो शीशा की कतई नहीं होती है और चांदी इसका सही जवाब है। देखते हुए ऑप्शन में चांदी ही आप लोग लगाएंगे विद्युत चालकता के लिए। और चांदी के फिर तार इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि चांदी महंगी होती है, ठीक है, अन्य धातुओं के मुकाबले। तो भाई साहब आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से आगे भी प्रश्नों को देखने के लिए और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और नई उमंग और नए क्वेश्चनों के साथ अगली सीरीज लाएंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, आपकी जो है ना काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी आपके द्वारा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।